तमाम सामीन को मोहम्मद शहजाद की तरफ से मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन गिरामी, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको बताएंगे कि चंगेज़ खान कौन था और चंगेज़ खान की मौत कब और कैसे हुई और मंगोल आजकल कहाँ हैं। इसके अलावा इनके बारे में चंद ऐसी बातें भी बताएंगे जो यकीनन आप नहीं जानते होंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमन देखें। नाज़रीन, मशरकी एशिया का एक ऐसा मुल्क जहां एक शख्स आंधी बनकर निकला जिसने आधी दुनिया को राख का ढेर बना दिया, वो जहां से गुजरा वहां कई सालों तक घास ना उगी। चंगेज़ खान तारीख के सफ़ात में दर्ज एक ऐसा सियाह नाम है, वो जहां से गुजर गया बर्बादी की दास्तानें छोड़ गया। चंगेज़ एक ऐसा मंगोल सरदार था जिसने 13 साल की उम्र में तलवार उठाई और 40 साल की उम्र में पहुंचकर बादशाहों का बादशाह बन गया। तारीख में एशिया के इतने बड़े हिस्से पर आज तक किसी ने कब्जा नहीं किया। दुनिया भर में जितने भी बड़े महाराजा, सुल्तान या बादशाह गुजरे, उनके मरने के बाद भी मकबरों की शक्ल में उनके निशान बाकी रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग उन्हें हमेशा याद रखें। लेकिन हैरत की बात यह है कि चंगेज़ खान ने अपने लिए एक अजीब सी वसीयत की थी। दोस्तों, वीडियो की तफसीलात में जाने से कबल हस्बे रिवायत तमाम देखने वाले सामीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। नाज़रीन, अगर हम तारीख़ का मुतालिया करें तो हमें पता चलता है कि तारीख़ ऐसे जाबिर, जालिम और निडर लोगों से भरी हुई है जिन्होंने कुछ अरसे में अपनी तलवारों की नोक से इस दुनिया का नक्शा बदल डाला। चंगेज़ खान दुनिया की तारीख़ का एक मनफी किरदार है जिसने लाखों लोगों को तबाह कर दिया। मंगोलियन कबीले में शोदी नामी शख्स के घर 1162 में एक बच्चे की पैदाइश हुई जिसका नाम उसने तमोजन रखा। चंगेज़ खान का असल नाम तमोजन था। तमोजन जब पैदा हुआ तो उसके हाथ में खून का लोथड़ा था। कबीले के बड़ों को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने कहा कि यह लड़का बड़ा होकर जुल्म, जाबिर और जंगजू हुक्मरान बनेगा। तमोजन, जिसको अब दुनिया चंगेज़ खान के नाम से जानती है, तमोजन इसका लफ्जी मतलब आयरन वर्कर है। इससे मुराद यानी लोहे का काम करने वाला। मंगोल कौम एक वैशी किस्म की शिकारी कौम थी। यह इलाका चूँकि बर्फानी था, लिहाजा इन बर्फबारी और भूख से बचाव के लिए खालों और खुराक की ज़रूरत होती थी। लिहाजा ये छुप कर गात लगाकर 12 सींगों का शिकार किया करते थे। ये लोग सर्दी से बचने के लिए जानवरों के गोश्त के साथ साथ उनकी आंतें तक खा लेते थे और उनका खून भी पी जाते थे। चंगेज़ की कौम सैकड़ों बिरादरियों में बटी हुई थी। चंगेज़ छोटा ही था कि इसके बाप को उसके दुश्मनों ने हलाक कर दिया। छोटी उम्र में ही इसकी शादी बरताई नामी एक खातून से करवा दी गई और कुछ दिन बाद ही इसकी बीवी को अगवा कर लिया गया, जिसे वो बाद में अपने दोस्तों की मदद से वापस लाया। यही वजह थी कि चंगेज़ के दिल में नफरत का लावा था। 1175 में चंगेज़ अपने कबीले का सरदार बना। उसने तमाम कबाइल को इकट्ठा किया और चीन को फतह करने की तजवीज़ दी। सब कबाइल ने इसे अपना सरदार मान लिया और इसे खाकान का खिताब मिला। उसने चीन पर हमले किए और उसके कई इलाके फतह कर लिए। दोस्तों, खेवा जो आज से 500 साल पहले तक दुनिया का सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर समझा जाता था, ये शहर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साहबजादे ने आबाद किया। ये शहर तिजारत, इल्म, साइंस और कल्चर का अजीम मरकज़ था। चंगेज़ खान चीन से सेंट्रल एशिया में दाखिल हुआ। जलालुद्दीन ने अपने वालिद को समझाया कि हमें चंगेज़ खान को दरिया आमू पर रोकना चाहिए ताकि मंगोलों की फौज दरिया पार करके थक जाए और हमें उस वक्त उन पर हमला कर देना चाहिए। और ख्वारिज़म शाह का ख्याल था कि हमें चंगेज़ खान को समरकंद और बुखारा की फौज से लड़ने का मौका देना चाहिए। ये फौजें जब मंगोलों को कमज़ोर कर देंगी तो फिर हम उस पर हमला करेंगे। ये हिकमत अमली गलत साबित हुई, क्योंकि मंगोलों ने दरिया आमू अबूर करते ही तबाही मचा दी और चंगेज़ खान सेंट्रल एशिया को रोनते हुए बगदाद तक पहुँच गया। और दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं, बगदाद की अवाम मिसवाक के साइज पर लड़ रही थी, जो आखिर इसका मुकाबला ना कर सकी। मगर यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये सब मुमकिन कैसे हुआ? चंगेज़ ने आखिर आधी दुनिया को फतह कैसे किया? नाज़रीन, तो ये बहुत ही दिलचस्प हकीकत है कि दर हकीकत बचपन से जहानत, बहादुरी और जालिम तरीन जंगजू की बदौलत मशहूर होने वाले चंगेज़ खान ने जंगी हिकमत अमली के लिए 2 फार्मूले अपना लिए थे। पहला फार्मूला इसकी रफ्तार थी। इसके लश्कर की रफ्तार बहुत तेज थी। एक हफ्ते में वहां पहुंच जाता था जहां पहुंचने में दूसरी कौमों को 1 महीना लग जाता था। इस मकसद के लिए इसने पैदल दस्ते को खत्म करके अपना सारा लश्कर घोड़ों पर मुंतकिल कर दिया था। इसके हर सिपाही के पास 3 घोड़े मौजूद होते थे। दौरान सफर जब किसी सिपाही का घोड़ा थक जाता तो वो उस घोड़े को ज़बह कर देता था। उसका खून दूसरे घोड़ों को पिला दिया जाता था और गोश्त काट कर अपने पास रख लेता था। लिहाजा चंगेज़ खान का लश्कर बगैर रुके आगे बढ़ता चला जाता था। नाज़रीन, दूसरा फार्मूला इनकी टेक्निक थी।
क्योंकि मंगोल फौज के लोग या ततारी लोग तरीक के वो पहले लोग थे जो घोड़ों पर बैठकर तीर चला सकते थे। इससे पहले दुनिया इससे वाकिफ नहीं थी। चंगेज खान का लश्कर बहुत ही जालिम और सफाक था। जब भी किसी शहरी इलाके को ये लोग फतह करते तो उस जंग के दौरान हलाक होने वाले लोगों की खोपड़ियों से मीनार बनाया करते थे। जंग के दौरान तमाम लोगों, बच्चों, बूढ़ों, हत्ता के जानवरों को भी कत्ल कर देते थे और खूब लूट मार किया करते थे। नाज़रीन गिरामी, 1227 में चंगेज खान चीन पर तीसरे हमले के दौरान मारा गया। नाज़रीन, चंगेज खान नहीं चाहता था कि उसका कोई निशान बाकी रहे, इसलिए उसने मरने से पहले अपने साथियों को हुक्म दिया कि मरने के बाद उन्हें किसी गुमनाम जगह पर दफनाया जाए। लिहाजा ऐसा ही किया गया। चंगेज के साथियों ने चंगेज को दफनाने के बाद उसकी कब्र पर तकरीबन 1000 घोड़ों को दौड़ाकर जमीन को इस तरह से बराबर कर दिया कि कब्र का कोई निशान बाकी ना रहा। 8 सदियां गुजर चुकी हैं लेकिन उसकी कब्र का सुराग नहीं मिल सका। नेशनल जियोग्राफिक ने सैटेलाइट के जरिए उसकी कब्र तलाश करने की मुहिम शुरू की थी। इसका नाम वली अफगान प्रोजेक्ट था। मंगोलों के लोग चंगेज खान की कब्र का पता लगाने में दिलचस्पी नहीं रखते। उसकी बड़ी वजह खौफ भी है। कहा जाता है कि अगर चंगेज खान की कब्र को खोदा गया तो दुनिया तबाह हो जाएगी। लोग इस तबाही की मिसाल देख भी चुके हैं। कहा जाता है कि 1941 में जब सोवियत यूनियन में 14वीं सदी के तुर्क मंगोल हुक्मरान तिमोर लेंग की कब्र को खोदा गया तो नाजी फौजियों ने सोवियत यूनियन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। इसलिए वो नहीं चाहते कि चंगेज खान की कब्र को भी खोदा जाए। आज भी जो लोग खुद को चंगेज खान की नस्ल का मानते हैं वो अपने घरों में चंगेज खान की तस्वीर रखते हैं। इस वीडियो में जो इमारत दिखाई दे रही है ये एक यादगार इमारत के ऊपर नस्ब दोहेकल मुजस्मा चंगेज खान का है। 131 फुट ऊंचा, 250 टन स्टेनलेस स्टील से तैयार शुदा ये अपनी नौइयत का दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्मा है। इस इमारत के 36 सतून हैं जो मंगोल नस्ल के 36 कबाइल को जाहिर करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आखिर मंगोल कहाँ हैं और किस हालात में हैं। 16वीं सदी के आखिर में बौद्ध मत मजहब मंगोलिया में फैल गया और 17वीं सदी के आखिर में रजवानिश खानदान की हुक्मरानी में चला गया। 1911 में मंगोलिया ने आज़ादी का ऐलान किया तो इन्हें आज़ादी के लिए बादशाहों से लड़ना पड़ा जिसमें सोवियत यूनियन ने इनकी मदद की। 1921 में दुनिया ने मंगोलिया को आज़ाद मुल्क तस्लीम किया और बाद में मंगोलिया सुर्ख इनकलाब में फंस गया और अब जाकर ही मुल्क में जमहूरियत आई है। नाज़रीन गिरामी, मंगोलों का मुल्क अब मंगोलिया है। मंगोलिया में 19 साल की उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती है। इनकी शादी की रस्में काफ़ी दिलचस्प होती हैं। अमूमी तौर पर बारात के साथ 2 घोड़े लेकर जाते हैं, एक दूल्हे के लिए और एक दुल्हन के लिए, और वहाँ जिस लड़की के 5 से ज़्यादा बच्चे होते हैं उसके लिए इनामात की बारिश कर दी जाती है और जश्न मनाया जाता है। और इस मुल्क में 96% आबादी मंगोलों की है और 4% काज़क नस्ल के लोग मौजूद हैं। मंगोलिया में एक इंसान के मुकाबले में 13 घोड़े और 35 भेड़ें रहती हैं। दोस्तों, हमारा मानना है कि जब भी आसमान से कोई तारा टूटता है तो इसका मतलब होता है कि शैतान आसमान पर बातें सुनने के लिए जाता है तो फरिश्ते शैतान को मारते हैं। लेकिन मंगोलियन का मानना है कि तारा टूटने का मतलब है कि किसी बड़ी शख्सियत की मौत का पैगाम है। मंगोलियन जितने भी मर्जी अमीर हो जाएं उनका एक खैमा ज़रूर होता है जिसे वो जून, जुलाई और अगस्त के महीनों में इस्तेमाल करते हैं। मंगोलियन घर में सीटी बजाने को घर में जिन्नात को दावत देने जैसा समझते हैं। और एक आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते चलें कि मशहूर विंडो एक्सपी का वॉलपेपर भी मंगोलिया की सरजमीन पर खींचा गया था। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पुरअसरार रिसर्च को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूदा बेल आइकन को भी दबा दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।